हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम मिलकर आपकी एकेडमिक सक्सेस को आसान बनाएंगे। तो चलिए आज की सुहानी स्टडी शुरू करते हैं। में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 1835 में प्रेस पर लगे कई प्रतिबंधों को हटा दिया था, जिससे प्रेस को आजादी मिली थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और इन्होंने सती प्रथा जैसी कुरीतियों को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, जिसमें उनका साथ राजा राम मोहन राय ने दिया था। आप लोगों से प्रश्न बताइए, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? लॉर्ड रिपन के बारे में बात करें तो लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं। उन्हीं के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया गया था लॉर्ड रिपन के समय में। आप लोगों से प्रश्न है, बताइएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में लाया गया था? लॉर्ड मिंटो की बात करें तो 1909 में भारत परिषद अधिनियम पास हुआ था लॉर्ड मिंटो के समय में, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। लॉर्ड मिंटो के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है, नौसेना विद्रोह किस जहाज से शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा HMIS तलवार। HMIS तलवार से शुरू हुआ था। नौसेना विद्रोह की बात करें तो इसे रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कहा जाता है, जो फरवरी 1946 में हुआ था। 1946 में हुआ था। इस विद्रोह की शुरुआत मुंबई में HMIS तलवार से हुई। यह भारतीय नौसैनिकों ने खराब खाना, नस्लीय भेदभाव और कम वेतन के खिलाफ आवाज उठाई थी और यह विद्रोह जल्द ही कराची, मद्रास, कलकत्ता तक फैल चुका था। यह 20,000 नाविकों ने इसमें हिस्सा लिया। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और बानर सेना का गठन किया गया था। किस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान? इसका सही उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। बानर सेना बच्चों का संगठन था जो प्रभात फेरियां निकालता था, सत्य सरकार विरोधी नारे लगाता था और गुप्त संदेशों को पहुंचाने में मदद करता था। वहीं मंजरी सेना की बात करें तो मंजरी सेना युवा लड़कियों का संगठन था जो विदेशी वस्त्रों की दुकानों के सामने धरना देती थी, शराब की दुकानों का विरोध करती थी, खादी का प्रचार करती थी। इस संगठन ने आंदोलन को घर घर तक पहुंचाने में मदद की थी। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के आह्वान पर शुरू हुआ था। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है और इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त करना और भारत को आजाद कराना। स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरोध में हुई थी। आप लोगों से प्रश्न है, बताइएगा बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुई थी? बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुई थी? गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट, कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो इसका सही उत्तर होगा कमला देवी चट्टोपाध्याय। गांधी जी पहले नमक सत्याग्रह में महिलाओं को शामिल करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन कमला देवी के आग्रह पे ही उन्होंने महिलाओं को शामिल किया। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह सिर्फ पुरुषों तक सीमित न रखें, महिलाओं को भी इसमें शामिल होने का हक दें। इनके आग्रह के बाद ही गांधी जी ने महिलाओं को इस अभियान में शामिल किया, जिसके बाद हजारों की संख्या में महिला घरों से निकलकर इस सत्याग्रह में शामिल हुई थी। नायडू की बात करें तो सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह अधिवेशन 1925 ईस्वी में हुआ था, कानपुर में हुआ था। इन्हें सरोजिनी नायडू की बात करें तो सरोजिनी नायडू को भारत को किला के नाम से जाना जाता था क्योंकि वे एक मशहूर कवित्री थे। विजयलक्ष्मी पंडित की बात करें तो विजयलक्ष्मी पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और यह संयुक्त राष्ट्र महासभा की महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भी चुनी गई थी। एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट ब्रिटिश मूल की थियोसॉफिस्ट थी। यह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो 1917 ईस्वी में। आप लोगों से प्रश्न है, बताइए 1917 का अधिवेशन कहाँ हुआ था जहां एनी बेसेंट ने अध्यक्षता संभाली थी?
चलिए अगला प्रश्न है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तो इसका सही उत्तर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक। कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और इसका मुख्य उद्देश्य था वामपंथी विचारधारा को मजबूत करना और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आजादी के संघर्ष को और तेज करना। आजाद हिंद फौज की बात करें तो आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1943 में किया गया था। आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1943 ईस्वी में सिंगापुर में किया गया था। भारतीय नौजवान सभा का स्थापना भगत सिंह द्वारा 1926 ईस्वी में किया गया था, जिसमें उन्होंने उनके साथ भगवती चरण बोहरा और सुखदेव थापर भी थे। भगवती चरण बोहरा और सुखदेव थापर। अगला प्रश्न है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की और किस वर्ष की? 1925 में एम.एन. रॉय ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बात करें तो 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को इसकी शुरुआत ताशकंद में हुई थी। 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद में हुई थी। भारत के अंदर इसकी औपचारिक स्थापना कानपुर में दिसंबर 1925 में हुई थी। कानपुर में दिसंबर 1925 में हुई थी। आप लोगों से प्रश्न है, बताइए भारत के वह कौन से प्रधानमंत्री हुए जिनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी? खिलाफत आंदोलन के संबंध में किसने कहा कि हिंदू और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदू और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। चित्तरंजन दास की बात करें तो चित्तरंजन दास जिन्हें देश बंधु कहा जाता था, जो मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पाकिस्तान शब्द का चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। चौधरी रहमत अली ने। इन्होंने अपने नाउ और नेवर नामक पैम्पलेट में 1933 ईस्वी में अपने नाउ और नेवर नामक पैम्पलेट में इस शब्द का प्रयोग किया था 1933 में। उन्नीस सौ 20 में किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? 1920 ईस्वी में स्वराज सभा नाम रख लिया। ऑल इंडिया होम रूल लीग। ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम स्वराज सभा रख लिया। ऑल इंडिया होम रूल लीग के अध्यक्ष होने पर महात्मा गांधी ने इसका नाम बदलकर स्वराज सभा रख दिया। महासभा की बात करें तो हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी और पंडित मदन मोहन मालवीय इसके मुख्य संस्थापकों में से एक थे, हिंदू महासभा के। साउथ इंडिया लिबरल फेडरेशन की बात करें तो जिसे जस्टिस पार्टी के नाम से भी जाना जाता है, जस्टिस पार्टी, इसकी स्थापना 20 नवंबर 1916 ईस्वी को हुई थी। 20 नवंबर 1916 जस्टिस पार्टी। इसे बनाने में टी.एम. नायर, पी. त्यागराजन चेट्टी, सी. नतेशा मुदलियार इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। टी.एम. नायर, पी. त्यागराज चेट्टी और डी.सी. नतेशा मुदलियार ने। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात करें तो यह गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। पुणे में की गई थी। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता में चावल उगाने के साक्ष्य रंगपुर से प्राप्त हुए हैं एवं लोथल से भी चावल के भूसी के प्रमाण मिले हैं। लोथल से चावल के भूसी के प्रमाण मिले हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान चावल की खेती का सबसे पहला स्पष्ट साक्ष्य माना जाता है। इसमें मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा शहर था मोहनजोदड़ो। यहाँ की सबसे प्रमुख विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ है। इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था मोहनजोदड़ो में। यहाँ एक विशाल अन्न भंडार मिला है जो अनाज को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। अन्न भंडार भी मिला है मोहनजोदड़ो से जो अनाज को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। इसके अलावा यहाँ से नर्तकी की मूर्ति मिली, पुरोहित राजा की मूर्ति मिली और व्यवस्थित शहर का ढांचा भी मिला था मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल जो था वह हड़प्पा था। सबसे पहले खोजा गया स्थल
हड़प्पा था। आप लोगों से प्रश्न है, बताइए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा सिटी, जुड़वा शहर किसने कहा? हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। बनावली, बनावली की बात करें तो यह अभी हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। बनावली के संबंध में खास बात है कि यह शहर अंडाकार आकार में बसा हुआ था। बनावली अंडाकार आकार में बसा हुआ था और इसमें सड़कों का पैटर्न यहाँ रेडियल था। सड़कों का पैटर्न यहाँ रेडियल था, जबकि अन्य शहरों में सड़कों का पैटर्न ग्रिड पैटर्न था। वैदिक काल में किस संस्कार से दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षा की शुरुआत के लिए उपनयन संस्कार से। उपनयन संस्कार से दूसरा जन्म माना जाता है, दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान से खोजी गई है जिससे अग्निवेदी से खोजी गई अग्निवेदी से सिद्ध होती है? सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्निवेदी से सिद्ध होती है? तो इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा। कालीबंगा से खोजी गई अग्निवेदी से पता चलता है कि अग्नि पूजा किया जाता था। कालीबंगा की बात करें तो यह आज राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। सुरकोटदा की बात करें तो यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और इसकी खोज जगपति जोशी ने 1964 ईस्वी में की थी। सुरकोटदा की खोज 1964 ईस्वी में जगपति जोशी ने की थी। सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के अध्ययन में काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, घोड़े के अवशेष। आलमगीरपुर की बात करें तो आलमगीरपुर अभी उत्तर प्रदेश में मेरठ जिला, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हिंडन नदी के किनारे स्थित है। चनहुदरो की बात करें, पाकिस्तान में सिंध प्रांत में पड़ता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में यह चनहुदरो नामक स्थान है। इसकी खोज 1931 में एनजी मजुमदार द्वारा की गई थी और बाद में 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके ने यहां व्यापक खुदाई करवाई थी। तो 1931 में इसकी खोज हुई, एनजी मजुमदार द्वारा की गई, फिर बाद में 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके ने इसकी व्यापक खुदाई करवाई। यहाँ मनका बनाने का कारखाना, लिपस्टिक और काजल के प्रमाण मिले हैं। फैशन और सौंदर्य प्रसाधनों को यह दर्शाने वाला जगह था चनहुदरो। आचार्य को निम्नलिखित में से किसका श्रेय दिया जाता है? द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। तो इसका सही आंसर होगा द्वैताद्वैतवाद। निम्बर्काचार्य द्वैताद्वैतवाद। द्वैतवाद की बात करें तो द्वैतवाद का श्रेय माधवाचार्य को जाता है। शुद्धाद्वैतवाद की बात करें तो यह इसका श्रेय वल्लभाचार्य को जाता है और विशिष्टाद्वैतवाद की बात करें तो यह रामानुजाचार्य को जाता है। अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। समानता के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत समानता का अधिकार आता है। 14 की बात करें तो अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की बात करता है, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 की बात करें तो किसी भी नागरिक के साथ धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाने का काम करता है, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 की बात करें तो सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्रदान करता है, अनुच्छेद 16। 17 की बात करें तो यह अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त करता है, अनुच्छेद 17। और अनुच्छेद 18 की बात करें तो उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत की चर्चा अनुच्छेद 18 में की गई है। संपत्ति के अधिकार की बात करें तो संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं बल्कि कानूनी अधिकार है और इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में शामिल किया गया है। 300A में शामिल किया गया है। अल्पसंख्यकों के अधिकार की स्वतंत्रता की बात करें, अल्पसंख्यकों के स्वतंत्रता की, तो अनुच्छेद 29 और 30 आते हैं। इसमें अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 29। और अनुच्छेद 30 की बात करें तो
यह उन्हें अपने रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? भाग 2 में। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। अनुच्छेद 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 की बात करें तो संविधान के लागू होने के समय भारत की नागरिकता के बारे में बात करता है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 6 और 7 पाकिस्तान से भारत आने वाले और पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 6 और 7। 8 की बात करें तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 8 करता है। अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वह भारतीय नागरिक नहीं रहेगा, यह अनुच्छेद 9 कहता है। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता को सुनिश्चित करना। नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता को सुनिश्चित करने का काम अनुच्छेद 10 करता है। वहीं अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 11। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने का प्रयास करेगा, यह अनुच्छेद 48 में वर्णित है। निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। राज्यसभा की सदस्यता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उपराष्ट्रपति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। लोकसभा की अध्यक्षा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जो स्पीकर आमतौर पर स्पीकर के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 79 की बात करें तो संसद का इसमें चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 80 की बात करें तो इसमें राज्यसभा की चर्चा की गई है और अनुच्छेद 81 में बात करें तो लोकसभा के गठन की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 170 की बात करें, अनुच्छेद 170 भारतीय संविधान में विधानसभा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 170 में जो विधानसभा राज्य विधानमंडल का निचला सदन होता है विधानसभा। राज्य की मंत्रिपरिषद की बात करें तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 163 में है। राज्य की मंत्रिपरिषद की चर्चा अनुच्छेद 163 में है, जो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए होती है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो इसका सही उत्तर होगा संसद में निहित है। संसद न्यायाधीशों की संख्या को कानून पारित करके बदल सकती है। संसद वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 38 है। वर्तमान में कितनी है? 38 है। भारत में किसी भी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के खंड 3 के अनुसार उनका निर्णय अंतिम होता है और इस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। धन विधेयक की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में की गई है। धन विधेयक की चर्चा मुख्य रूप से करों को लगाने, हटाने या बदलने, सरकार द्वारा किए गए ऋणों को विनियमित करने और संचित निधि या आकस्मिकता निधि से धन निकालने से जुड़े मामलों से संबंधित होता है धन विधेयक। और धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? विधानसभा द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा 1/3। 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका और जिला बोर्ड के निर्वाचक मंडलों द्वारा चुना जाता है। नगर पालिका और जिला बोर्ड के निर्वाचक मंडल द्वारा 1/3 सदस्य विधानसभा के द्वारा। उसके बाद बात करें तो 1/12 हिस्सा कम से कम 3 साल पुराने स्नातकों के निर्वाचक मंडल द्वारा और 1/12वां हिस्सा राज्य के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा चुना जाता है। 1/12 ये आपको
3 साल पुराने स्नातकों के निर्वाचक मंडल द्वारा और 1/12 भाग ही माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों द्वारा चुना हुआ। और बाकी बचा हुआ 1/6 भाग जो होता है वह राज्यपाल द्वारा इसमें मनोनयन किया जाता है, नामांकन किया जाता है। साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन या समाज सेवा के क्षेत्र में जो भी लोग व्यवहारिक अनुभव रखते हैं उन लोगों को इसमें शामिल किया जाता है राज्यपाल द्वारा। तो 1/3 विधानसभा द्वारा हो गया, 1/3 नगर पालिका स्थानीय निकाय के निर्वाचक मंडलों द्वारा हो गया, 1/12 3 साल पुराने स्नातक निर्वाचक मंडलों के द्वारा हो गया, फिर 1/12 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के द्वारा हो गया 1/12, और बचा हुआ 1/6 मनोनयन से होता है, राज्यपाल के द्वारा मनोनयन किया जाता है। मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसकी देन है? तो इसका सही उत्तर होगा महबूब उल हक। पाकिस्तान के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनयिक थे महबूब उल हक। HDI की बात करें तो इसे 1990 ईस्वी में पहली बार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया गया था। UNDP द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। इस सूचकांक का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास के साथ साथ लोगों के जीवन स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति का आकलन करना। जीवन स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति का आकलन करना। इसके ऑप्शंस की बात करें, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ को हम लोग जानते हैं। किन्स की बात करें तो इसकी पुस्तक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। अमर्त्य सेन की बात करें, अमर्त्य सेन भारत के महान अर्थशास्त्री दार्शनिक थे। इन्हें 1998 ईस्वी में कल्याणकारी अर्थशास्त्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1998 ईस्वी में। इनकी पुस्तक है डेवलपमेंट एज फ्रीडम एवं पॉवर्टी एंड फेमिन्स। इनकी दो पुस्तक, पॉवर्टी एंड फेमिन्स एंड डेवलपमेंट एज फ्रीडम। का प्रश्न है कि केंद्र सरकार के लिए राजस्व का निम्न में से कौन सा स्रोत नहीं है? ऑप्शन है सीमा शुल्क, निगम कर, आयकर, भू राजस्व। इसका सही उत्तर होगा भू राजस्व। भू राजस्व राज्य सरकारों के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है, भू राजस्व। जबकि यहाँ सीमा शुल्क, निगम कर और आयकर जो है यह केंद्र सरकार के राजस्व का हिस्सा दिखता है। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा हरियाणा। हरियाणा में सर्वप्रथम मूल्य वर्धित कर लागू हुआ था 1 अप्रैल 2003 को यह लागू किया गया था ताकि व्यापार में टैक्स की दोहरी मार से बचा जाए और एक समान टैक्स प्रणाली बनाई जा सके। 1 अप्रैल 2003। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा पंपास। मध्य अक्षांशीय घास का मैदान वहां पंपास के नाम से जाना जाता है। प्रियरी घास की बात करें तो यह उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, यह मुख्यतः USA और कनाडा में। वेल्ड की बात करें तो यह दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, वेल्ड, जो कि ठंडी घास का मैदान है, वेल्ड। घास का मैदान कंपोज नामक घास का मैदान जो है वह ब्राजील में पाया जाता है। ब्राजील के ऊंचे पठारों पर घास के मैदान होते हैं, कंपोज। स्टेपीज की बात करें तो यह यूरोप और एशिया के विस्तृत क्षेत्रों में फैले हुए हैं, यूरेशिया क्षेत्र में फैले हुए हैं स्टेपीज। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है? तो सर्वग्राही मिट्टी के रूप में लाल मिट्टी को जाना जाता है, सर्वग्राही मिट्टी के रूप में। इसे सर्वग्राही ग्रुप में रखा जाता है, ओमनीबस ग्रुप में। लाल मिट्टी को सर्वग्राही समूह या ओमनीबस ग्रुप कहा जाता है। इसका मुख्य कारण है कि यह मिट्टी अलग अलग जलवायु परिस्थिति और चट्टानों के अवशेष से विकसित होकर देश के बहुत बड़े हिस्से, लगभग 18.5% भाग पे फैली हुई है लाल मिट्टी, 18.5% भाग पे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।